प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र के दूसरे महत्वपूर्ण आधार उत्पादन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये उत्पादन आपने देखा कि अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। आप देखते हैं कि हम जब कंजप्शन की बात करते हैं तो कंजप्शन जिस वस्तु की जाती है ना, जिसकी मांग ज़्यादा की जाती है, उसके आधार पर ही एक जो कुशल साहसी होता है, साहसी कह लीजिए आप उसको, उत्पादनकर्ता कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, है ना, उत्पादक कह लीजिए, इसको अपन एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, है ना। ये साहसी होता है। वास्तव में हमने इसके पहले देखा था कि साहसी का महत्वपूर्ण काम क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जो उत्पत्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं, उत्पत्ति भी कहते हैं उत्पादन को, इसलिए मैं उत्पत्ति लिखता हूँ, या उत्पादन भी लिख सकते हैं आप लोग, कि उत्पादन यदि करना है किसी भी साहसी को तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण साधन होते हैं, पहला होता है भूमि। सबसे पहले भूमि हमको चाहिए होता है, यद्यपि भूमि जो है उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। पूंजी जो है वो सक्रिय साधन है। भूमि, पूंजी, श्रम जो है वो सक्रिय है। संगठन, जिसको हम नियोक्ता वर्ग भी कहते हैं, जो ऑफिस वर्ग काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं, और अंतिम में जो साहसी स्वयं अपने आप को साधन मानता है, क्योंकि बिना साहस के या साहसी के कोई भी उत्पादन कार्य नहीं होता। तो ये 5 महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम उत्पादन का कार्य करते हैं। तो इसके लिए देखा जाए कि टोटल जो उत्पादन है, तो उत्पादन को हम क्या है, फलन के रूप में भी अगर बतलाना चाहें तो उत्पादन फलन के बारे में यदि कोई कहे तो आप बताइएगा कि उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में उत्पत्ति के साधनों और उनके द्वारा उत्पादित जो उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करते हैं। यदि मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो आप बताएंगे इट इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड टी बार, है ना, जिसपे अपन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन जितना है ये सभी क्या है, उत्पत्ति के साधन हो जाएंगी, है ना। आप देखेंगे कि यदि हम छोटी भूमि रखे हैं तो उत्पादन कम होगा, भूमि का आकार बढ़ा देते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है। इसी प्रकार कम पूंजी रखा है हमने तो हम निम्न छोटे स्तर का उत्पादन करेंगे। जैसे जैसे पूंजी की मात्रा बढ़ रही है हम बड़े लेवल पे उत्पादन करने लगते हैं। श्रमिकों की संख्या यदि कम है, इसका मतलब हमको उत्पादन कम करना है। यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो संगठन वर्ग हैं, अगर अकुशल हैं, अनट्रेंड हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि उनकी उत्पादन क्षमता जो होगी अपने वो कम होगी। और जैसे जैसे उनके में टेक्नोलॉजी आएगा, इनोवेशन आएगा, नवीनता आएगी, नई तकनीकी, नई प्रविधियों की जानकारी उनको होगी, तो वो उत्पादन के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनका उत्पादन स्तर जो है वो ऊंचा होता जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रोडक्शन है इन सभी साधन पर निर्भर तो करता ही है। आजकल आधुनिक समय में हम देखें, यानी अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता पहले तो आप कहते कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ओनली, उत्पत्ति के साधनों पर केवल निर्भर करता है, बताया जाता था पहले। लेकिन अब देखेंगे कि मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जब बात करता हूँ तो बताओगे कि प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड आल्सो टी बार। टी बार का मतलब होता है नवीन तकनीकी का प्रयोग करना। तो हम अगर परंपरागत तकनीक का प्रयोग करते हैं, रूढ़िवादी तकनीक का प्रयोग करते हैं, हम कृषि क्षेत्र ही में ले चलते हैं कि यदि हम परंपरागत कृषि का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन कम होगा। लेकिन जैसे ही हम इनोवेशन करते हैं, कृषि में नवीनता लाते हैं, नवीन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उत्पादन फलन होगा क्या, तो कहोगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक अभियांत्रिक, है ना। अभियांत्रिक का मतलब होता है इंजीनियरिंग, है ना, अभियांत्रिक अवधारणा है सबसे महत्वपूर्ण। इसको पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, तो ये इंजीनियर वाली कॉन्सेप्टेशन है, इंजीनियर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ये बताएंगे आप। तो क्यों है ऐसा, अगर कोई पूछे तो बताइएगा, क्योंकि उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा के भौतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये भौतिक संबंध की बात करता है, इनकी मात्रा पर पड़ता है ना, कि इसकी मात्रा कम होगी, ज़्यादा होगी तो कैसे चेंज होगा, कम पूंजी रखेंगे तो कैसे होगा, अधिक पूंजी रखेंगे तो क्या होगा। तो ये जो है वास्तव में भौतिक संबंध की बात करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक अभियांत्रिक अवधारणा है।
दूसरा आप देखेंगे कि उत्पादन फलन का जो है कीमत से कोई संबंध नहीं होता है। अभी तक देख रहे थे कि पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था उपभोग, उसमें कीमत वाली बात आपने किया था, मांग की लोच में भी कीमत की बात किया था। तो इसमें बताएंगे कि उत्पादन का जो होता है कभी भी कीमत से संबंध नहीं होता। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उत्पादन फलन का समय जो है, समय जो अवधि है उससे होता है, यानी ये समय अवधि से संबंधित होता है। इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण होता है कि टाइम कितना है आपके पास उत्पादन करने के लिए, यानी हम इसको समय के आधार पर अल्पकाल की बात करते हैं, या तो अल्पकाल के लिए उत्पादन किया जाएगा और दूसरा होता है दीर्घकाल के लिए उत्पादन किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब हम अल्पकाल में उत्पादन की बात करते हैं, यानी हमको यदि कोई वस्तु का उत्पादन करना है और कम समय में जिसका उत्पादन हो जाता है, तो हम देखेंगे कि मांग इसको प्रभावित करती है, और अल्पकाल में जो भी उत्पादन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपार्शन। प्रोपार्शन के लिए हिंदी शब्द है अनुपात। अनुपात अल्पकाल में उत्पादन के स्तर को बताता है, और ये वास्तव में आप देखेंगे कि कीमत से प्रभावित होता रहता है। दीर्घकाल के लिए हम स्केल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम पैमाना कहते हैं। पैमाना में क्या होता है, मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा ही आप लोग को कि पैमाना और अनुपात में क्या अंतर है। तो आप बताएंगे कि पैमाना का जो विचार है वो उत्पादन के अंतर्गत दीर्घकाल से होता है, जबकि अनुपात जो है अल्पकाल से संबंधित होता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें हम तकनीकी स्तर को क्या है, स्थिर मान लेते हैं। तकनीकी बार बार चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि तकनीकी आप नया प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात है उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि उत्पादन फलन में कोई भी मौद्रिक विशेषता नहीं होती है। यानी अपन अगर यहाँ पर बात करें कि क्या कोई मौद्रिक विशेषता है, मुद्रा संबंधी कोई बात करनी, क्या मौद्रिक विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है, यानी इसकी कोई भी मौद्रिक विशेषता नहीं होती। और इसके साथ देखेंगे कि उत्पादन फलन में उत्पत्ति के साधनों में स्थानापन्नता का गुण पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि साधनों में जो उत्पत्ति के 5 साधन देखे थे, साधनों में स्थानापन्नता पाया जाएगा। अब साधनों में स्थानापन्नता का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एक साधन के स्थान पे अगर हमारे पास भूमि नहीं है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में अगर भूमि नहीं होती है और उत्पादन को बढ़ाना है, तो क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, नए यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसी छोटे से क्षेत्र में उत्पादन स्तर को बढ़ा लेते हैं। तो हम देखेंगे कि भूमि नहीं होने के कारण क्या उत्पादन नहीं होगा। भारत जैसा देश जहाँ पर पूंजी का अभाव होता है, तो वो क्या करता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि जो पहले 1 हेक्टेयर में उत्पादन कर रहा था अब 2 हेक्टेयर में उत्पादन करने लगेगा, ताकि उत्पादन बढ़ जाए। तो हम देखते हैं कि ये भूमि और पूंजी एक दूसरे को क्या कर रही है, स्थानापन्न कर देती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है। तो जिसके पास जो होता है, अगर एक किसान के पास पूंजी नहीं है तो क्या करेगा, अपनी भूमि के आकार को बढ़ाते हुए उत्पादन को बढ़ाएगा। जबकि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं होता है, तो क्या करता है, एक निश्चित भूमि है जिसके पास, तो क्या करता है, पूंजी की मात्रा को बढ़ाता है, नई तकनीकी का प्रयोग करता है, मशीनों का प्रयोग करता है और अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि स्थानों में स्थानापन्नता का गुण भी पाया जाता है। और उत्पादन फलन जो है स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय होना का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। डायनेमिक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि अगर ये परिवर्तन हो जाएगा, अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्थैतिक अर्थशास्त्र की बात करता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ एक शब्द मैंने छोड़ दिया था कि अल्पकाल में प्रोपार्शन कहते के हैं, किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अल्पकाल में उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम को से संबंधित होता है। ठीक है। और जो स्केल है वो बताएंगे कि जो पैमाना होता है वो दीर्घकाल में उत्पादन के फलन को बतलाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कोई उत्पादक है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, अगर मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहूँ इसको ग्राफ के माध्यम से, है ना, इसे अपन कह सकते हैं कि स्पष्ट चित्र द्वारा स्पष्टीकरण इसको बतलाते हैं। चित्र द्वारा जब स्पष्टीकरण किया जाए इसी बात को, तो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास, यहाँ अक्ष ले लेते हैं, ये एक अक्ष ले लेते हैं और वाई अक्ष ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास
क्योंकि देख रहे हैं अभी तक का कंजप्शन पढ़ रहे थे, अब प्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पूंजी ले लेते हैं या श्रम ले लेते हैं, लेबर ले लेते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति का एक साधन यहाँ लेते हैं और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूंजी ले लिया, क्योंकि पूंजी और श्रम ये दो ऐसे स्रोत है जिसको अपन क्या है, जिसकी मात्रा को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब मेरे पास यदि अल्पकाल का समय है, मैं कहाँ का हूँ, अगर मैं मान लीजिए भारत का हूँ, मेरे पास क्या है, श्रम तो मिल जाते हैं, पूंजी मेरे पास नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रकार का एक डायग्राम बना दूंगा कि मेरे कैपिटल जो है कांस्टेंट है, इतने रुपए ही हैं, तो मैं उत्पादन बढ़ाना चाहूँ तो पहले उत्पादन में 50 यूनिट का जब कर रहा था तो इतने श्रमिक चाहिए था। उत्पादन ए से बढ़ा करके यदि मेरे को बी करना है ना, उत्पादन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इतने श्रमिक लिया था, अब मैं श्रमिकों की संख्या बढ़ा दूंगा, 100 श्रमिक को ले लूँगा। अगर मेरे को उत्पादन बढ़ा करके सी पर जाना है, तो अब देखेंगे मैं क्या करूँगा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ा करके 150 कर दूंगा। तो इस प्रकार जिन देशों में कैपिटल नहीं होता, विकासशील देश या जो निर्धन देश हैं, वहाँ पूंजी का अभाव पाया जाता है, तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन ए से बी बढ़ाना है, बी से सी बढ़ाना है, तो श्रमिकों की संख्या को बढ़ा करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जो देश अमेरिका जैसे होते हैं, जहाँ पूंजी तो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन क्या है, वहाँ श्रमिकों की संख्या नहीं होती, वहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ता, तो इसका जस्ट उल्टा बनाएंगे कि यहाँ पर लेबर, वहाँ पर मान लीजिए कि 100 लेबर ही हैं, ठीक है, और उनको यदि उत्पादन बढ़ाना है, तो इस प्रकार आप देखेंगे, इसको मैं वाई एक्स की पैरेलल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शुरू में उन्होंने क्या किया, अगर उनको 100 यूनिट का उत्पादन करना था, तो बिंदु ए पर रहते हैं और वहाँ पर कैपिटल C1 लगाते हैं, तो इतना उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादन को यदि बढ़ा करके बी करना है, तो वो क्या करते हैं, श्रमिक तो उनके यहाँ है नहीं, 100 श्रमिक ही हैं, तो 100 श्रमिक होने के कारण आप देखेंगे कि वो कैपिटल की मात्रा बढ़ाता है, यानी नई तकनीक और नई मशीनों का प्रयोग करता है और उत्पादन को बढ़ा सकता है। उत्पादन यदि और बढ़ाना है, तो आप देखेंगे कि उत्पादन ए से बी बढ़ गया, बी से सी बढ़ाना है, तो चूंकि वहाँ श्रमिक नहीं है, तो पुनः नई मशीन का प्रयोग करेगा और कैपिटल C3 का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार क्या है, आप देखेंगे कि OC1, OC2, OC3 ये पूंजी लगातार वृद्धि कहाँ हो रही है, तो क्योंकि जो विकसित और डेवलप्ड कंट्री होती है, जहाँ श्रमिकों को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वहाँ उत्पादन यदि बढ़ाना है, तो ये आप देखेंगे कि या तो वो एक्स अक्ष की पैरेलल या वाई अक्ष के पैरेलल होगा। तो जो सीधी रेखा कहलाती है वो क्या कहलाएगी, इस सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। ये अनुपात लाइन है, इसको अनुपात लाइन कहते हैं, क्योंकि समय का कम हमारे पास अभाव है, ऐसा भी मान सकते हैं। समय का अभाव था तो हम दोनों साधन को चेंज नहीं कर पा रहे थे, हम एक को कांस्टेंट रख रहे थे। जैसे ये वाले पहले वाले डायग्राम में हमने क्या है, पूंजी को कांस्टेंट रख लिया और उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल एक साधन को बढ़ाते गए। अभी तक मैंने देश का उदाहरण दिया था, अब आप बताएंगे कि अगर एक साधन को स्थिर मान लिया जाए और केवल दूसरे साधन में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं होता, तो हम पूंजी इतना लगाएंगे कांस्टेंट और लेबर की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे ए से बी, बी से सी की ओर हम जब जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ रहा है और एक साधन में हम परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ पर श्रमिक को हमने कांस्टेंट माना है, पूंजी की मात्रा बढ़ा करके उत्पादन बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि इसको जो है उत्पादन जो होता है, ये इस प्रकार अभी तक आपने देखा था, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर हम जो अभी तक का आईसी उदासीनता वक्र कह रहे थे, इसको हम आइसो कास्ट कर्व कहेंगे या आइसो क्वांट कर्व कहेंगे। IC1 पे थे और जैसे IQ2 पे गए, आपका उत्पादन बढ़कर के जो 50 से 100 यूनिट हो गया, 100 से 150 यूनिट यदि करना था, तो आप क्या है, IQ3 में जाएंगे। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहे हैं, हम समुत्पाद वक्र की ओर राइट वर्ड होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि पहला वाला IQ ऐसा था, IQ1, जहाँ पर 50 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन क्या है, लेबर कांस्टेंट था। दूसरे वाले IQ में जब गए आप IQ2 में, तो आप देखेंगे उत्पादन बढ़ करके 100 यूनिट हो गया था और हम कैपिटल को केवल बढ़ाए थे। और तीसरा साधन हो जाता है कि हम जब IQ3 पे जाते हैं, तो हम देख रहे हैं उत्पादन बढ़ करके 150 हो रहा है। ये सभी में देखेंगे ए से बी की ओर गमन जो हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ A to B, B to C, तो सभी में सिर्फ कैपिटल बढ़ रहा है या लेबर बढ़ रहा है और उत्पादन की मात्रा कंटिन्यू बढ़ रही है। तो जब अल्पकाल का समय रहता है, तो हम किसी एक साधन में परिवर्तन करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। लेकिन दीर्घकाल एक ऐसी अवधि होती है जिसमें एक उत्पादक के पास पर्याप्त समय होता है, जिसके आधार पर क्या है, वो उत्पादन को और पूरे साधन को चेंज कर सकता है।
इसका मैं डायग्राम बताता हूँ अगले पेज में। आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास चूंकि दीर्घकाल का समय है, मैं पैमाने की बात कर रहा हूँ, तो पैमाने की जो लाइन होती है, स्केल की लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अक्ष में हम क्या है, एक साधन लेते हैं लेबर और दूसरे में अपन कैपिटल लेते हैं। चूंकि हमारे पास इतना समय होता है दीर्घकाल में, हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, दीर्घकाल का मतलब ही होता है, मैं पैमाने की बात करता हूँ, पैमाने की बात करूँ या स्केल की बात करूँ मैं, तो आप कहेंगे कि ये जो होगा मूल रेखा इस प्रकार रहेगी, इसको स्केल लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। यदि मैं उत्पादन IQ1 पर रहता हूँ, यानी 50 यूनिट का उत्पादन करता हूँ, तो मेरे पास लेबर की मात्रा L1 होती है और कैपिटल में C1 लगाता हूँ। लेकिन यदि मेरे को उत्पादन बढ़ा करके IQ2 पर जाना है, यानी मैं 100 प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने लेबर की मात्रा भी बढ़ा दी, OL1 से OL2 कर दी, जबकि कैपिटल भी बढ़ा करके OC1 से कैपिटल भी बढ़ रहा है। यानी मेरे पास साधन था, मैं A से B की ओर जो शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने यानी लेबर और कैपिटल दोनों में वृद्धि कर पाई, क्योंकि मेरे पास दीर्घकाल का समय है, मैं दोनों ही साधन को परिवर्तित कर सकता हूँ। और यदि उत्पादन और बढ़ाना था, IQ3 पे जाना था, 150 यूनिट का उत्पादन करना है, तो आप देखेंगे कि B से C की ओर जो शिफ्टिंग हो रही है, गमन हो रहा है, उसमें पुनः आप देख रहे हैं कि मैं श्रमिक की मात्रा बढ़ा करके OL3 कर दिया हूँ, जबकि कैपिटल की मात्रा बढ़ा करके C2 था, ये C3 कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ A से B, B से C की ओर गमन जो हो रहा है वो पैमाने की विचारधारा को बताता है। ये मूल बिंदु से 45 डिग्री पर अगर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये माने जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वो एक निश्चित दिशा में हो रहा है, समरूप उत्पादन फलन हो रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने आज उत्पादन का जो प्रारंभिक जो कक्षा है उसको देखा कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन करता कौन है, तो साहसी उत्पादन करता है। ये अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। इसमें आप बतलाएंगे कि ये अभियांत्रिक अवधारणा है, इसमें मौद्रिक विशेषताएं नहीं होती, समय अवधि से इसका महत्वपूर्ण संबंध होता है। अल्पकाल में उत्पादन को हम जिस प्रकार पैमाना प्रोपार्शन कहते हैं, अनुपात कहते हैं, और दीर्घकाल में अगर उत्पादन किया जाए तो इसको हम स्केल या पैमाना कहेंगे। तो इसके साथ नई कक्षा में हम प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन के साथ साथ काब डगलस का उत्पादन फलन भी देखेंगे, है ना। इसके साथ आप देखेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात, अगली कक्षा जो होगी तो महत्वपूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जो अल्पकाल की बात है उसमें हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसका अध्ययन करने वाले हैं। अनुपात का नियम जो कि किसके लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है, हम बता देते हैं। और अल्पकाल में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आप कहोगे कि हम अनुपात का अध्ययन करते हैं, है ना, अनुपात या प्रोपार्शन का अध्ययन करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण आएगा उत्पत्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम कह लीजिए, या फिर अपन कह सकते हैं इसको पैमाने का प्रतिफल कहेंगे, पैमाने का प्रतिफल। तो पैमाना शब्द ही स्पष्ट है कि पैमाना स्केल को कहते हैं, या रिटर्न टू स्केल कह लीजिए इसको, रिटर्न टू स्केल की बात करता हूँ मैं। रिटर्न टू स्केल का जो अवधारणा है वो दीर्घकाल से संबंधित है। और दीर्घकाल में हम किसका अध्ययन करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि हम पैमाने या स्केल की बात करते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपार्शन। प्रोपार्शन यहाँ देख रहे हैं सभी जगह जो लिखा जा रहा है, यहाँ पर प्रोपार्शन शब्द मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर स्केल शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा अगली कक्षा में, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगली कक्षा में पुनः पढ़ेंगे। उसके साथ थैंक यू वेरी मच।